तो पार्ट वन में आपने देख लिया था कैसे कैसे करके नेपोलियन अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद मेटरनिक अपना काम करता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लुई 18वां को फ्रांस का सम्राट बनाया जाता है ताकि मेटरनिक वहां पर भी अपना शासन कर सके। और उसके लिए लुई 18वां को वहां पे सम्राट बनाता है। फिर उसके बाद कौन बन जाता है? चार्ल्स दसम। हाँ, और चार्ल्स दसम के समय में ही जुलाई की क्रांति हुआ था। इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो देखिए आखिर जुलाई 1830 की क्रांति है क्या, इसको देखने के लिए बस इतना ही पढ़ना है और इसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जुलाई की क्रांति। हाँ, तो सबसे पहले तो देख लीजिए जुलाई की क्रांति कहाँ हुआ था। तो ये कोई रटने वाली बात है नहीं। अगर वहां पे मेटरनिक चाहता था अपना शासन करे, क्योंकि वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी कि वो किसी से बदला लेने में चूकता नहीं था, बदला लेता ही था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो फ्रांस में चाहता था कि पुरातन व्यवस्था लागू हो। इसके लिए बुरो वंश का स्थापना करके वहां पर क्या करता है कि वो लुई 18वां को सम्राट बनाता है ताकि वहां पे उसका आधिपत्य रहे। लेकिन यहाँ पे उसके साथ हो जाता है धोखा। किसके साथ? मेटरनिक के साथ। यहाँ पर जो है ना लुई 18वां यहाँ पर ये समझ जाता है कि भाई साहब परिस्थिति चेंज हो रहा है, तो हम अगर परिस्थिति चेंज हो रहा है तो हम अगर पुरानका व्यवस्था यहाँ पर लागू करते हैं फ्रांस के अंदर, तो ये जनता के साथ अन्याय होगा। तो अब क्या करता है लुई 18वां? दिमाग लगाता है, सोचता है कि अगर हम इसके विरोध जाते हैं, किसके विरोध में? मेटरनिक के विरोध में, तो भाई साहब वो हमें अगर यहाँ सम्राट बना सकता है तो सम्राट के पद से हटा भी सकता है। तो अब क्या करेंगे? तो वो क्या करता है, सुधार का भी रास्ता चुनता है, यानी कि सुधार भी करना चाहता है। कौन? लुई 18वां। और उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहता है। किसके? मेटरनिक के। तो ये क्या करता है, बीच का रास्ता चूज करता है और दोनों के बीच में जो रास्ता निकल के आता है ना उसी को वो फॉलो करता है। अब ऐसे में वो क्या करता है कि आ, वहां पे ये क्या कहते हैं, फ्रांस में ये अपनी अच्छी अच्छी नई नई व्यवस्था ला रहा था, संविधान के अंदर सुधार कर रहा था। तभी क्या होता है कि उसके बाद चार्ल्स दसम का एंट्री होता है। अब चार्ल्स दसम न वैसा शासक था जैसा मेटरनिक चाहता था, यानी कि ये अपना आधिपत्य जमाने वाला, यानी कि हक जमाने वाला न किस्म का आदमी था ये चार्ल्स दसम। क्योंकि अब देखिए चार्ल्स दसम ऐसा शासक था तो ये काम भी वैसा ही करेगा। तो ये पहले शासक है कहाँ का? तो फ्रांस का शासक है। ठीक, अब देखिए करता क्या है। ये करता क्या है, चार्ल्स दसम जो है ये बनता है फ्रांस का सम्राट। तो ये क्या करता है कि जितने भी लुई 18वां के द्वारा शासन में अच्छा अच्छा नया नियम कानून लाया जा रहा था जो जनता के हित में होता था, वो सब पर ये अपना काम शुरू करता है और सबको धीरे धीरे करके दबाना शुरू करता है। ठीक है, ये संवैधानिक तौर पे जो भी नया नया नियम बन रहा था उसमें ये बाधा उत्पन्न करता था। ठीक है, या फिर कह देते हैं उसके बाद कोई अगर वहाँ पे कोई नेता वगैरह चुनता है, मतलब चुना जाता था, तो उसमें भी ये अवरोध उत्पन्न करता था। तो इस तरह से वहाँ पर जितने भी क्या था, जनता के हित में काम होने वाला था सब में ये चार्ल्स दसम जो है गतिरोध यानी कि अवरोध डालता था, यानी बाधा डालता था चार्ल्स दसम। और यही इसी कैटेगरी का जैसा ही है ना, ये अपने कैटेगरी का ही ना प्रधानमंत्री बनाता है। फ्रांस में पोलिग्नेक, ये जो है पोलिग्नेक, इसको प्रधानमंत्री बनाता है और ये भी इसी कैटेगरी का आदमी था। ये भी प्रतिक्रियावादी ही था। ठीक है, पोलिग्नेक। अब जब पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाता है कौन? चार्ल्स दसम। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये सबसे पहले ना, ये अपने समय में सबसे पहले लुई 18वें के द्वारा एक नियम बनाया गया था, वो था समान नागरिक संहिता, यानी कि जितने भी नागरिक होंगे ना सभी पर एक ही नियम लागू होना चाहिए। ऐसा वहां पर व्यवस्था बना के रखा था कौन? लुई 18वां। तो सबसे पहले ये क्या करता है पोलिग्नेक, इस नियम को ना यहाँ से हटा देता है, इस नियम को हटा देता है और इसके स्थान पर वो क्या करता है, अभी जात वर्गीय यानी गिने चुने जो कास्ट के लोग हैं या धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जो ऊपर ऊपर के लोग हैं ना, उस सबको क्या करता है वहां पर ना उसका स्थापना करता है और उसको विशेष अधिकार देता है, जबकि होना चाहिए था उल्टा। क्योंकि भाई साहब जो आदमी कमजोर हो, उसी को हम अच्छे से अगर बहुत विशेष अधिकार देते हैं, हर एक जगह पे छूट देते हैं,
तो वो अपना ग्रोथ कर सकता है, धीरे धीरे उसमें विकास आ सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी विकसित है या फिर जो ऑलरेडी अच्छा खासा कर रहा है अपना काम, उसको छूट देने की क्या जरूरत है। तो ये पर उल्टा करता है। पॉलीग्नेक सोचता है कि अगर हम छटका मटका जो है उसको छोड़ देते हैं, खाली ऊपर बड़का बड़का आदमी को चुनते हैं, तो हमारा समर्थन बहुत अच्छा से रहेगा, हम जो है ना हमारा शासन लंबा चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका उम्र घट जाता है। ये सोचता है कि अभी जात वर्ग यानी कि ऊपर का जात सब है ना या फिर कास्ट सबको, या उस समय के जो होते थे अपर लेवल का, वो सबको अगर अपने साथ रखेंगे तो लंबा समय तक चलेंगे। लेकिन हो जाता है उल्टा, ये सबको अपने साथ रखता है तो ये लंबा के जगह पे बहुत ही छोटा समय ही चल पाता है। लंबा चल ही नहीं पाता। क्या होता है पता है, जैसे ही वो ये नियम बनाता है, कौन, समान नागरिक संहिता के स्थान पे हटा करके अभिजात वर्गीय ये सबको वहां पे जैसे ही स्थापना करता है और इसको विशेष अधिकार देता है, तभी वहां पे फ्रांस के ना पब्लिक सब चुप नहीं बैठता है। या फिर कहते हैं, देखिए एक होता है जैसे कि आपके क्षेत्र में भी कुछ ऐसे पर्सन होते होंगे जो आपके क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचते हैं, वहाँ के लोगों को जो उनका अधिकार है वो दिलाने में मदद करते हैं। तो ऐसा ऐसा जो होता है ना, वो सबको उदारवादी कहा जाता है, ठीक है। तो जितना भी फ्रांस के उदारवादी थे, वो सब समझ गए कि अच्छा पोलिग्नेक यहाँ पे हरकत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। हाँ, पोलिग्नेक पोलिग्नेक यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अब क्या करता है वो, इस नियम के विरुद्ध तो क्या करता है कि वो पोलिग्नेक का ना विरोध करना शुरू कर देते हैं सभी उदारवादी, ठीक है। और इसमें उदारवादी ही नहीं बल्कि इसके साथ में जो थे, जिसको प्रतिनिधि कर रहे थे, ये सब का प्रतिनिधि, वो सब सदन में बैठे थे, वो सब इसका विरोध करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन इसका विरोध कर रहा है, पोलिग्नेक का सबको विरोध कर रहा है। अब उसके बाद भैया, ओके कोई बात नहीं, चलता है चलता है चलता है। तो अब क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे पोलिग्नेक का हो गया विरोध, अभिजात वर्ग के मतलब ये सब शासन की वजह से उदारवादी और इसके जो समर्थक थे वो सब इसका विरोध करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, चार्ल्स दसम फिर से हरकत में आता है, सोचता है कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्या करें हम। तो अब क्या करता है, ये 4 अध्यादेश फिर से जारी करता है। 4 गो अध्यादेश जारी करता है। और कब अध्यादेश जारी करता है, तो 25 जुलाई 1830 को सोचता है अगर ये अध्यादेश जारी करेंगे ना तो लोग मेरे कंट्रोल में हो जाएंगे और मेरे बस में रहेंगे, तो फिर इधर उधर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इसके साथ भी हो जाता है उल्टा। ऐसा मान सकते हैं कि उस समय ना पोलिग्नेक और फ्रांस का जो सम्राट था कौन, चार्ल्स दसम, ये दोनों का दिन खराब था, यानी कि टाइम खराब चल रहा था। होता है ना भाई, ऐसा होता है कभी कभी टाइम खराब चलता है तो आप कितना भी सही काम कीजिएगा नहीं होता है। तो ये दोनों का उस समय टाइम खराब चल रहा था। पहले तो इसके विरोध में हो गया, इसके वजह से पोलिग्नेक का विरोध हो गया। अब जैसे ही उसमें भाग लेता है कौन, ये हस्तक्षेप करके उसमें 4 अध्यादेश जारी करता है, बस ये कब 25 जुलाई 1830 को, अब इसके साथ ही अन्याय होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये सोचता है कि अगर ऐसा करेंगे ना, चार्ल्स दसम सोचता है कि अगर इस अध्यादेश को जारी कर देंगे तो क्या होगा कि सभी जो है ना वो आंदोलन या विरोध करना बंद कर देंगे। और जानते ये अध्यादेश ये भी ना अति में था, यानी कि क्या कहते हैं, हित में नहीं था, किसी के हित में नहीं था, बल्कि जो भी उदार नीति था, जो भी अच्छी अच्छी नीति थी, जो कि जनता के हित में था ना, वो सबका विरोधी वाला था। सबको दबाने का ही काम करता था कौन, ये इनका ये अध्यादेश। अब इस अध्यादेश के विरोध में क्या होता है, पेरिस में क्या होता है, क्रांति आ जाता है। पेरिस के अंदर जब क्रांति आता है इस अध्यादेश के विरोध में, तो ये पेरिस में ही नहीं रहता बल्कि फ्रांस में फैल जाता है। तो पेरिस में हो गया क्रांति और फ्रांस में हो गया गृह युद्ध। इन अध्यादेश की वजह से आ जाता है। और इसी को बस इतना को ही कहते हैं चार्ल्स सॉरी क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। ये जो 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, इसको ही कहा जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर गृह युद्ध आरंभ होता है तो चार्ल्स दसम बेचारा जाता है ढेर, और वो भाग जाता है, फ्रांस की गद्दी को छोड़ता है और चल जाता है इंग्लैंड। वैसे भी जितने भी है ना जो कि एक योग्य शासक नहीं होते हैं और वो भागते हैं इधर उधर से, तो वो इंग्लैंड में जाके लैंड करते हैं सीधा, ऐसा हिस्ट्री में है। हाँ, कुछ ऐसा है जो इधर उधर भटक के चल जाते थोड़ा दाया बाया, लेकिन मैक्सिमम इंग्लैंड में चल जाता है। तभी तो हाँ, इसके बारे में क्या बात करना है।
ठीक। तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे ही चार्ल्स दसम इंग्लैंड को मतलब फ्रांस को छोड़कर भागता है इंग्लैंड, तो इसी तरह से बस 1830 में ही क्या 1830 में ही फ्रांस में जो बुर्बो वंश था ना वो खत्म हो जाता है। और बुर्बो वंश खत्म हो गया तो अब तो भाई साहब यहाँ पे गद्दी खाली हो गया, तो खाली गद्दी रहने वाला है। तो इसके जगह पे क्या होता है कि आर्लेयंस, ठीक है, इस वंश का स्थापना हो जाता है। इस वंश को गद्दी मिल जाता है, आर्लियंस वंश। अब जैसे ही आर्लियंस वंश को गद्दी मिलता है तो यहाँ का सम्राट कौन बन जाता है, हमारा ये लुई फिलिप। लुई फिलिप यहाँ का सम्राट बनता है। अब जब लुई फिलिप सम्राट बनता है तो भाई साहब अगर इसको गद्दी मिला है, बोरो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश की स्थापना हुआ है, तो ये किसके वजह से हुआ है, तो भाई साहब पहले ये देखेंगे गद्दी छोड़ा किसके वजह से था। तो गद्दी छोड़ा था किसकी वजह से, फ्रांस में जब क्रांति हो रहा था। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसके पिछले वीडियो में देखे थे कि जो राज्य क्रांति था, फ्रांस की राज्य क्रांति, उसमें क्या क्या सब भाग ले रहा था। तो अखबार वाला, हाँ अखबार वाला लेगा भाग, ठीक। इसके बाद क्या लेता है भाग, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी उदारवादी हैं, ठीक है, यानी कि जो फ्रांस के हित में सोचते हैं, ठीक, उदारवादी सभी। हाँ, फिर इसके बाद कौन सा, उस वहाँ का जनता। अब देखिए जब इतने लोग उसमें भाग ले रहे हैं तो भाई साहब जी ये काम यहाँ पे, यानी आर्लियंस वंश का स्थापना में किसका हाथ रहेगा, तो इसी सब का हाथ रहेगा। यानी अखबार बोले तो पत्रकार का हाथ, उदारवादी का हाथ रहेगा, और वहाँ फ्रांस की जनता को। तो इसके सहयोग से क्या होता है, आर्लियंस वंश का स्थापना होता है और लुई फिलिप बनता है सम्राट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि लुई फिलिप अगर सम्राट बनेगा तो ये अपना मन मर्जी करेगा, हाँ, क्योंकि ये तो जनता के समर्थन से बना है ना, ये जनता के समर्थन से बना है। तो इसका जितना भी नीति होता है, ठीक है, वो संविधान में जनता के हित के अनुसार वो नीति बनाया जाता है, जिसमें इनका खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये सब इसके समर्थन से नहीं बना था, ये सब के समर्थन से नहीं बना था, ये अपना मन मर्जी कर रहा था। लुई 18वां समर्थन से नहीं बना था, लेकिन फिर भी उसके अंदर अच्छाई था। और लुई 18वां जो है, लुई 18वां ये अगर अच्छा काम नहीं किया तो खराब काम नहीं किया। और वैसे अच्छा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये तो अच्छा काम कैसे नहीं किया, तो किया है ना लुई 18वां। क्यों कैसे किया है, क्योंकि भाई साहब इसको तो चुना था मेटरनिक ने, तो उस हिसाब से तो इसको अपना मनमर्जी करना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा बात नहीं था, ये दोनों के बीच का रास्ता चुन रहा था, ठीक है। तो बस यही था फ्रांस का जुलाई 1830 की क्रांति। अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा एक बार एक झलक मार लेते हैं कि जुलाई 1830 की क्रांति हुआ तो इसका प्रभाव क्या सब पड़ा था, यानी प्रभाव बोले तो इससे हमें क्या सब पता चलता है। तो देखिए इससे आपको जब अभी से शुरू से लेकर अभी तक अगर फ्रांस के बारे में पढ़े हैं तो इसमें आपको ये ऐसा लगता होगा कि फ्रांस में पहले आता था खरब का शासक, जो कि योग्य शासक होता नहीं था। हमेशा अपना आधिपत्य जमाने वाला, कुकर्म करने वाला शासक आता था। लेकिन वो ज्यादा दिन टिकता नहीं था और तुरंत वहां से उसका विरोध होता था और उसका गद्दी छीन लिया जाता था। तो यानी कि जो भी कट्टर करके, जो कट्टर किस्म के राज सत्तावादी थे, वो सब का प्रभाव कम हो रहा था। और ये जो क्रांति था ना, जुलाई की क्रांति या फिर फ्रांस में जो भी क्रांति हो रहा था, वो सब क्रांति में मध्यम वर्ग, ठीक है, और लोक संप्रभुता, तो मध्यम वर्ग ये सब का जो सिद्धांत था ना, सिद्धांत जो वो सब नया नया सिद्धांत बना रहे थे, उनकी वजह से क्रांति वहां पे चल रहा था। क्योंकि भाई वही सब उकसा रहे थे कि यार राष्ट्रवाद के बारे में सोचो, देशभक्ति के बारे में सोचो, अपने हित के बारे में सोचो, अपने हित के लिए लड़ो। तो इसी सब नीति की वजह से क्या था, जुलाई की क्रांति वहां पे, सॉरी, फ्रांस में क्रांति हो रहा था। अब ऐसे में जब वहां पे क्रांति हो रहा था तो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था कि भाई साहब जी हमें क्या क्या अधिकार मांगना चाहिए और शासक कैसा हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ऐसा ऐसा करके हो रहा था। अब इसी हिसाब से वहां पे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना, देशभक्ति का भावना, ये सब जग रहा था। अब जब ये सब जगेगा तो क्या ये वहीं पर रहेगा क्या, यानी फ्रांस में ही रहेगा, तो ऐसा बात है नहीं। ये सब जो था, देखिए पत्रकार, जिसमें पत्रकार घुसता है वो बात एक जगह नहीं रहता है, बहुत जगह फैल जाता है। तो भाई साहब जैसे ही ये सब भावना वहां पे फ्रांस में आ रहा था तो ये सब ना प्रभाव पूरे यूरोपीय क्षेत्र धर में फैल रहा था। तो अच्छे से बता दें,
ठीक है। तो पूरा यूरोपीय क्षेत्र में क्या हुआ कि इसका प्रभाव पड़ा और सभी अलग अलग राष्ट्र में ये सब जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था इसकी वजह से प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। और इसी वजह से कहाँ पर उधर इटली, जर्मनी, ये सब का एकीकरण के लिए वहां पर भी हंगामा शुरू हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यूनान, पोलैंड और हंगरी, यहाँ पर जो तत्कालीन व्यवस्था था यानी कि उस समय जो भी वहाँ पे नियम बनाए जा रहे थे, नियम चल रहा था, वो सब का भी क्या हुआ कि विरोध होना शुरू हो गया और क्रांति हो गया। और ये क्रांति धीरे धीरे करके फिर से घूम करके फ्रांस में जाकर लैंड करता है। कहाँ पर? ये फ्रांस में जाकर लैंड करता है। हाँ, लुई फिलिप जब सम्राट बनता है इसके बाद भी और क्या होता है कि वहां पर भी फिर से नया क्रांति लुई फिलिप के विरोध में शुरू हो जाता है। और फिर 1848 में एक और क्रांति होता है फ्रांस में। तो अब 1848 की क्रांति को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो शायद आपने पहला वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा तो उसको भी देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि इसमें जो बताएं वो इसी वीडियो से रिलेटेड था। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट में मिलते हैं। 1848 क्रांति को बहुत ही जल्द क्लियर करने वाले हैं, ठीक है।